हेलो एंड वेलकम टू ट्रैजिक डाउन स्टोरीज। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव धवलपुर के बाहर एक पुरानी कोठी थी। महाजन हवेली। ताले लगे थे, दीवारें काई से भरी थी, पर गांव वाले कहते थे उस हवेली की खिड़कियों में रात को कोई औरत दिखती है जो सुबह कांच पर उंगलियों के निशान छोड़ जाती है। और वहाँ कोई नहीं जाता, पर एक आदमी को जाना पड़ा। आरव। आरव ने पिता की मौत के बाद गांव लौटा था। पिता ने मरने से पहले सिर्फ एक बात कही, हवेली में कांच को मत छूना। बिना वजह डराने वाली बात नहीं लगती थी, पर पिता मरते वक्त कांप रहे थे, जैसे उन्हें किसी चीज ने भीतर तक डरा दिया हो। आरव को पिता के कागजात में हवेली की पुरानी चाबी मिली और एक नोट। अगर सच जानना है तो हवेली के अंदर जा। आरव जिद्दी था, और सच न जानने वाली चीजें उसे चैन नहीं लेने देती थी। शाम ढलते ही वह हवेली पहुंचा। अंदर घुसते ही हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास फूंक मारी हो। हवेली में हर जगह धूल थी, पर एक डरावनी बात साफ दिखाई दी। सारी खिड़कियां अंदर से धुंधली थी, जैसे किसी ने बार बार उनका हाथ मारा हो। एक कमरा बाकी सबसे अलग था। उसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर एक पुरानी लड़की की मेज थी, और उसके सामने एक बड़ा कांच का शीशा। शीशे में कुछ अजीब था। उस पर बाहर जैसी धूल नहीं थी, वह चमक रहा था आसमान की तरह। आरव आगे बढ़ा। जैसे ही वह कांच के करीब आया, उसके कान के पास किसी लड़की की फुसफुसाहट सुनाई दी, छो मत। आरव पीछे मुड़कर देखने लगा। कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, मेरा वहम होगा, और कांच को छू लिया। उस पल हवेली की किसी भी कोने से ना आने वाली एक खुदरी चीख गूंजी, जैसे कोई बंद जगह से नाखून घसीट रहा हो। उस चीख के बाद हवेली की हवा बदल गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर सांस गिन रहा हो। आरव घर लौट तो पाया। उसके हाथ पर कांच छूने वाली जगह पर लंबी उंगलियों के निशान जमे हुए थे, ऐसे जैसे किसी ने धुन में पकड़ छोड़ी हो। वह डर गया, पर नींद आ गई। रात को उसने सपना देखा। वही हवेली, वही कमरा, वही शीशा, और शीशे के अंदर एक लड़की खड़ी थी। काली चुन्नी, सूजी हुई आंखें और मुंह तक फटा हुआ। लड़की धीरे से बोली, 27 साल हो गए मुझे बाहर निकाल दो। आरव हड़बड़ा कर उठा। उसने सोचा सपना था, पर डराने वाला सच था। उसके कमरे की दीवार पर उसी लड़की की परछाई जैसा निशान था। अगले दिन उस गांव की सबसे बूढ़ी औरत सरस्वती बुआ, उनसे आरव ने पूछा। उसकी बात सुनते ही आरव का चेहरा फीका पड़ गया। बुआ ने कहा, जहाँ कांच है वहाँ कैद है। महाजन हवेली में एक लड़की मरकर नहीं रुकी, उसे रोका गया। किसी ने उसकी आत्मा को शीशा में बांध दिया। आरव ने पूछा, कौन थी वो? बुआ ने धीरे से कहा, मीरा, महाजन की बड़ी बेटी। आरव ने नाम सुना और सन रह गया, क्योंकि उसके पिता का नाम रघुवीर महाजन था। मतलब वह हवेली उसके परिवार की थी और मीरा उसकी बुआ थी। तो उसके पिता ने मौत से पहले हवेली क्यों याद दिलाई और कांच न छूने के लिए क्यों चेतावनी दी? रात को आरव को पिता की अलमारी में से एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने फटे हुए थे। कुछ जगहों पर शब्दों पर खून के धब्बे जैसे थे। डायरी में लिखा था, मीरा ने एक लड़के से प्यार किया और मैंने विरोध। पिता यानी आरव के दादा क्रूर थे। उन्होंने मीरा को कमरे में बंद कर दिया और उस लड़के को मार दिया। मीरा पागल होने लगी। दिन रात शीशे के सामने खड़े रहती, कहती उसने अपने प्रेमी की परछाई कांच में देखी है। पिता ने पंडित बुलाया। उन्होंने कहा, कांच में जो दिखता है वो प्रेमी नहीं और कुछ है। पन्ने यहाँ से फटे हुए थे। और उन्हें सोचा कि हवेली वापस जाकर कांच में मीरा की बात करने से कोशिश करूंगा। वह रात में गया। कमरा वैसा ही था। शीशा पहले से ज़्यादा चमक रहा था।
जैसे किसी ने भीतर से उसे साफ किया हो। उसने धीरे से कहा, मीरा। कांच पर अचानक उंगलियों के तेज तेज निशानों पर न लगे, जैसे कोई भीतर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर कांच के अंदर वही लड़की दिखाई दी। उसकी आवाज़ धीमी थी। तुझे पता नहीं मुझे किसने मारा? आरा ने सोचा दादा ने, पर लड़के ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे किसी और ने मारा। आरा डर गया। उसने पूछा, कौन? मीरा ने उंगलियां बाहर की तरफ मोड़ी, जैसे किसी की ओर इशारा कर रही हो। तुम्हारे पिता रघुवीर ने। आरा जम गया। पर क्यों? मीरा बोली। क्योंकि मैं सच जान गई थी। आरा कांपते हुए बोला, कौन सा सच? लड़की की आंखों खून जैसे लाली आ गई। उनका चेहरा इंसानों जैसा था, पर अंदर से भी इंसान नहीं थे। कांच में पीछे एक और आकृति उभरने लगी, काली, विशाल, बिना आंखों के। मीरा चीखी। वह परछाई इंसान की नहीं, हमारे खून की नहीं, वे हम इस्तेमाल करते थे। कमरा अचानक कांपने लगा। कांच में दिख रहा काला आकार बाहर निकलने लगा। मीरा बोली, न परछाई मेरे प्रेमी की नहीं है, ये तुम्हारे पिता की असली छाया है। आरव दौड़कर बाहर निकला। हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर वही छाया थी और उसकी आवाज़ पत्थर घिसने जैसी थी। रघुवीर ने मुझे बांधा था, अब तक मैं तुम पर हक रखता हूँ। अचानक आरव के हाथ पर वही उंगलियों के निशान उभरने लगे, इस बार और गहरे, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। मेरा चिल्लाई, दौड़ो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी इस कांच में कैद हो जाएगी। आरव पूरी ताकत से भागा और हवेली की खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ चीख उठी। कांच चटकने की आवाज पूरे गांव में फैल गई। आरव अगले दिन घर से निकलने की तैयारी कर रहा था और जब उसने बैग उठाया, उसके कमरे में एक रखा छोटा हैंड मिरर जमीन पर गिर गया। शीशा टूटा नहीं, बल्कि उसमें मीरा का चेहरा दिखाई दिया। वह बोली, परछाई अभी भी बाहर है और तुम उसका अगला ठिकाना हो। और आईने के पीछे खुद ब खुद एक लाइन उभर गई, कांच कभी झूठ नहीं बोलता। आरव आईने में मीरा का चेहरा देखकर पीछे हट गया, पर तभी उसे लगा कमरे में कोई और सांस ले रहा है, धीमी, भारी, बिल्कुल इंसान। उधर मुड़ते ही उसने देखा कमरे के कोने में काली आकृति खड़ी थी, लंबी, टेढ़ी, गर्दन झुकी हुई, जिसकी परछाई उसके पिता जैसी थी। आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल कमरे के हर छोटे बड़े कांच पर धुन जमने लगी, मानो किसी ने एक साथ सब पर हाथ फेरा हो। आईने के शीशे पर मीरा की आवाज़ गूंजी, भागने की जगह नहीं बची। जिस कांच को तुमने छुआ था वही तुम्हारा रास्ता बंद कर चुका है। आरव ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वह अटक चुका था। हैंडल गर्म हो चुका था, जैसे पीछे कोई चलती सांस छोड़ रहा हो। अचानक वह काली आकृति तेजी से आरव पर झपटी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। धीरे धीरे कमरे के आईने में फिर एक चेहरा उभरा, पर अब वह मीरा का नहीं था, वह आरव का था। उसकी आंखें गहरी काली, चेहरा सूना और पीछे वही परछाई जो उसके पिता की नहीं, पर उसकी अपनी थी। आईने पर एक नई लाइन उभर रही थी, अब अगला कौन कांच छुएगा? यह कहानी या तो यहाँ ख़त्म होती है या शुरू किसी और के लिए। और भी ऐसे केसेस सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रैजिक डॉन चैनल को।